जी, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 18 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इसकी हम ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। तो आप उस वीडियोज़ में जो हमारे एरियाज़ डिस्कस हो चुके हैं, वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की, इसके एसेंशियल्स हैं। और फिर हमने जो पार्टीज़ टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, जैसे कि पेमेंट फॉर ऑनर, एक्सेप्टर फॉर ऑनर एंड ड्राई इन केस ऑफ नीड, वो डिस्कस किया था। और मैंने उन वीडियोज़ में भी आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। फीडबैक आप कमेंट्स के थ्रू भी दे सकते हैं, लाइक करके भी दे सकते हैं, या मुझे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक प्रोफाइल का लिंक गिवन है। आप या मैसेंजर में आकर भी क्या कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और अपने क्वेश्चन जो आपकी डिस्कशन आपने करनी हो, आप वो भी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अब जो हमने डिस्कशन स्टार्ट करनी है अपनी, वो हमारी डिस्कशन है होल्डर। हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब हमने डिस्कस किया था आपका चैप्टर 18 के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था। जो हमारे पास थी प्रिजम्पशंस थी एसेंशियल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, हमने वहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स डिस्कस किया, तो वहाँ पर मैंने होल्डर की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी। अब यहाँ पर दोबारा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ए पर्सन इज कॉल्ड होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ ही सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू कंडीशंस। He must be entitled to the possession of the instrument in his own name। अब मतलब या तो उसके अपने नेम पर होने चाहिए। एंड he must be entitled to receive or recover the amount due on the instrument from the parties liable under the instrument। मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट उसके अपने नाम पर होना चाहिए और उसके अलावा उसके पास एक्चुअल में राइट होना चाहिए। ये नहीं कि उसने इंस्ट्रूमेंट कहीं से छुपाया हो या किसी का गिरा पड़ा हो, उसने वो उठा लिया हो। फिर उस केस में ये क्या होता है, नहीं पॉसिबल। और यहाँ पर द thus a holder means the bearer of the bearer instrument and the endorser pay of the order instrument। order instrument and bearer bearer instrument को हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत पहली वीडियो के अंदर, और हम इस वीडियो में आगे चल के टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में भी इनको दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बियरर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसके ऊपर पेई का नाम नहीं मेंशन होता। मतलब जिस पर्सन के पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा वो जाकर क्या कर सकता है, पेमेंट रिसीव कर सकता है। जबकि जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है उसके ऊपर क्या होता है, आपका पेई का नाम लिखा होता है। जो अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो जिस 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 पर्सन का इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नाम लिखा हुआ है, वो क्या होगा, उसका होल्डर होगा, वो इंस्ट्रूमेंट उसी के पास होना चाहिए। जबकि अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो जिस पर्सन के पास भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो कौन होगा, होल्डर होगा। When the note, bill or check is lost and not found or is destroyed, the person in possession of it or the bearer at the time of loss or destruction shall be deemed to continue to be its holder। अगर एक पर्सन के पास से एक बिल था या चेक था या प्रोमिसरी नोट था, उसके पास से वो क्या हो जाता है, गुम हो जाता है और कोई और बंदा उठा लेता है, या जिसको रास्ते में किसी को मिल जाता है, या कोई बंदा उस बिल को या उस इंस्ट्रूमेंट को चोरी कर लेता है, तो जिस पर्सन के पास एट द टाइम ऑफ सच इवेंट वो अवेलेबल था, मतलब चोरी होने से पहले जिस पर्सन के पास वो इंस्ट्रूमेंट था, जो उस इंस्ट्रूमेंट को होल्डर था, वो उस इवेंट के बाद भी होल्डर रहेगा। मतलब चोर उसको होल्डर नहीं बन सकता। ये आपकी क्या थी, होल्डर की डेफिनेशन थी। फिर आगे चल के आपका क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। हमने क्या पढ़ा था कि होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, जब एक इंस्ट्रूमेंट किसी ऐसे पर्सन के पास आता है जिसको नहीं पता कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई डिफेक्ट्स हैं या ये चोरी किया हुआ है या किसी को रास्ते में मिला है, उस पर्सन ने क्या लिया है, गुड फेथ में उस इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया है, तो वो क्या बन जाता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। हमने ये एसेंशियल्स में डिस्कस किया था जब हम वीडियो 1 को डिस्कस कर रहे थे। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करना कंपलसरी हैं। पहली कंडीशन है कि होल्डर होल्डर क्या है, कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वो प्रॉपर उस डेफिनेशन के मुताबिक, वो पर्सन जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है वो उस डेफिनेशन के मुताबिक क्या होना चाहिए, होल्डर होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट का। होल्डर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, देयर मस्ट बी ए लॉफुल एंड एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर आप पेमेंट रिसीव, अगर आप वो बिल ले रहे हैं तो आपने उसके अगेंस्ट का लाजमी बात है कि कोई ना कोई कंसिडरेशन दी भी होगी। अगर आपने कोई गुड्स दिए हैं, कुछ भी दिया, आपने पहले लोन दिया हुआ था, वो आप रिकवर करने के लिए आपने क्या लिया, इंस्ट्रूमेंट लिया है, तो यहाँ पर इसमें कंसिडरेशन लाजमी क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। बिफोर मैच्योरिटी, आपको मैंने पहले ही बताया मैच्योरिटी क्या होती है, वो डेट जिस डेट पे आपकी पेमेंट ड्यू हो जाती है। जिस डेट पे अगर आपने पैसे रिसीव करने हैं तो वो डेट जिस पे आपने पैसे एक्चुअली में रिसीव करने हैं,
या आपके इंस्ट्रूमेंट पर जो डेट मेंशन होती है वो आपकी क्या होती है, मैच्योरिटी डेट होती है। तो जिस पर्सन ने इंस्ट्रूमेंट जिस पर्सन के पास आया है, जिस पर्सन की पोजीशन में इस डेट पे इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट उसके पास मैच्योरिटी डेट से पहले रिसीव होना चाहिए। अगर वो मैच्योरिटी डेट के बाद वो इंस्ट्रूमेंट उसके पास पहुंचता है, तो फिर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। ए पर्सन शुड रिसीव द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। अब यहाँ पर क्या है कि जब उसके पास रिसीव जब होना चाहिए, वो कब होना चाहिए, मैच्योरिटी से पहले होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। इन केस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड ये होती है कि जब आप चाहें उसकी पेमेंट क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। जैसे कि चेक, अगर चेक आप देखें तो चेक आपका 6 मंथ तक आपकी क्या होता है, वो डिसऑनर नहीं होता। अगर आज मैं एक चेक इशू करता हूँ या मुझे एक चेक रिसीव होता है, उस पर अगर आज की डेट लिखी हुई है, तो मैं 6 मंथ तक जिस दिन चाहूँ जाकर बैंक से पैसे निकलवा सकता हूँ। ठीक है ना, ये पेबल ऑन डिमांड है। जब चाहूँ मैं पैसे क्या कर सकता हूँ, जाके माँग सकता हूँ। और एक होता है पेबल एट स्पेसिफिक टाइम, जब आपका एक अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक लिखी हुई है डेट कि 30 जून को पेमेंट मैं रिसीव कर सकता हूँ। तो 30 जून क्या है, ये क्या है, पेबल ऑन टाइम है, स्पेसिफिक टाइम पर पेबल है, वो पेबल ऑन डिमांड नहीं है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पेबल ऑन टाइम हो, उसमें आपकी अगर वो उसमें आप बिफोर मैच्योरिटी आपके पास क्या आना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट रिसीव हो जाना चाहिए। अगर एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो पेबल ऑन डिमांड है, तो उस केस में जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास विद इन रीजनेबल टाइम आपके पास क्या हो जाना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। मैं लेट्स सपोज आज मैंने एक चेक इशू किया है, तो वो आपके पास कल या परसों अगर आप रिसीव कर लेते हैं पेमेंट निकलने से पहले, किसी और के निकलवाने से पहले, तो फिर आप उसके क्या होंगे, होंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकते हैं। अगर आप 1 महीने के बाद उसको लेते हैं, तो उस केस में आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। ये फिर लॉ पे डिपेंड करता है, कोर्ट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो आपका एसेंशियल है वो है कंप्लीट एंड रेगुलर। अब जो बंदा इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर रहा है, जो होल्डर बनने जा रहा है, होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने जा रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर रहा हो किसी पार्टी से, वो प्रॉपरली चेक कर ले कि क्या इसके ऊपर सारी डेट्स सही मेंशन है, इसके ऊपर सिग्नेचर किया हुआ है, इसमें कोई अल्टरेशन करने की कोशिश नहीं की गई, इसके अंदर कोई चेंजेस करने की कोशिश तो नहीं की गई, जो कि जिस बंदे ने इसको इशू किया है एक्चुअली उसने अगर कुछ और लिखा था, किसी पार्टी के पास आया, उसने 1 लाख को 10 लाख बनाने की कोशिश की हो। मतलब उसने प्रॉपर चीज़ों को चेक करना है और फिर उसके बाद उसने क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है। मतलब ये क्या होना चाहिए, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन हू टेक्स ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू एग्जामिन इट्स फ्रॉम इट्स फॉर्म एंड कंटेंट थॉरोली। ठीक है, कि इसके अंदर कोई ऐसी चेंज करने की कोशिश तो नहीं की कि यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है जिसके थ्रू ये डिसऑनर हो सकता है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बंदा इंस्ट्रूमेंट को रिसीव कर रहा होगा उसने क्या करना है, कंप्लीटली चेक करना चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट एंड क्लियर है, तो फिर उस पर्सन के पास आने के बाद वो क्या हो सकता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो बन जाएगा। फिर है कि होल्डर इन गुड फेथ, ए पर्सन शुड टेक द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। मतलब ये है कि जिस पर जो पर्सन इंस्ट्रूमेंट रिसीव करने जा रहा है, उसने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना है कि जो पर्सन मुझे इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, क्या एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट उसी का है या उसने कहीं से चुराया है या कहीं से गिरा हुआ उठाया है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करे, उसने वो इन्वेस्टिगेट करना है। इफ देयर इज एनी सस्पिशन एंड ही टेक्स द इंस्ट्रूमेंट विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरीज, ही कैन नॉट बी सेड टू एक्टिंग इन गुड फेथ। अगर वो इंक्वायरीज किए बगैर इंस्ट्रूमेंट को रिसीव कर लेता है, तो फिर समझा जाएगा कि ये गुड फेथ में ये एक्ट नहीं कर रहा और फिर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स भी नहीं होगा। जब हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है वो क्या है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक है आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी स्पेसिफिक पर पार्टी को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को पे करने के लिए बनाया गया हो, वो क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। वो क्या होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ए promissory note, bill of exchange or check is payable to order if either of the following two conditions is fulfilled, which is expressed to be so payable, जिसमें एक्सप्रेशन ऐसा दिया रहा हो कि आपने किसी एक पार्टी को पे करने ऑर्डर, किसी एक पार्टी को पे करने का ऑर्डर दिया गया है, या विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, या उसके ऊपर आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक पार्टी का नाम भी मेंशन कर देते हैं। और उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स which prohibit transfer or indicate an intention that it shall not be transferable। मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर आपने ये मेंशन बिल्कुल नहीं करना कि ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, तो फिर आपका क्या होगा, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा। An order instrument can be transferred by an endorsement on it and then its delivery।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडोर्समेंट क्या होती है और फिर डिलीवरी क्या होती है। अब यहाँ पर देखते हैं ये आपके पास क्या है, चेक है, ये ऑर्डर चेक है, आपने नाम लिखा, ये हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 18 की, आप वो देख सकते हैं कि ऑर्डर चेक और बियरर क्या होता है, हम फिर भी देख लेते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, अभी उसने कहा है कि आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखकर क्या किया, उसको पेमेंट किया, यहाँ पर क्या है, लिए मीन, और यहाँ पर उन्होंने बियरर काट लिया है कि मतलब जिस पर्सन के ऊपर नाम मेंशन है वही क्या कर सकता है, फिर पेमेंट रिसीव कर सकता है। अगर वो चाहता है कि इस इंस्ट्रूमेंट को, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को वो ट्रांसफर करना चाहता है किसी और पार्टी को, फॉर एग्जांपल एक पार्टी ए है, उसने पैसे देने थे पार्टी बी को 1 लाख रुपए, तो ए ने बी को क्या कर दिया, चेक इशू कर दिया, बी का ऑर्डर ऑर्डर चेक इशू कर दिया, उसके ऊपर उसने बी का नाम मेंशन कर दिया और यहाँ पर बी को क्या कर दिया, काट दिया। अब बी ने पैसे देने हैं सी को 1 लाख रुपए, तो सी क्या करता है, सी कहता है कि यार पैसे तो अब मैंने देने हैं सी को, बी कहता है कि मैंने पैसे तो सी को देने हैं 1 लाख रुपए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ए का दिया हुआ चेक जाके पहले बैंक से कैश करवाऊं खुद और फिर 1 लाख रुपए सी को दे दूं, या फिर बी ए का दिया हुआ चेक की क्या कर दूं, सी को क्या कर दूं, पेमेंट कर दूं, भाई चेक बी सी को दे दूं और सी जाकर क्या कर दे, वो चेक विड्रॉ करके पेमेंट अपने पास रख ले, तो फिर मेरा उधार भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लॉ कहता है कि अगर कोई ऐसा चेक है जो क्या है, ऑर्डर चेक है, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को पेएबल था और वो पर्सन अगर उसको आगे ट्रांसफर करना चाह रहा है, उसे क्या करना होगा, उसे उस चेक की बैक साइड पे जहां पर अपना सिग्नेचर करना होगा, मतलब बी जहां पर सिग्नेचर करेगा और साथ में लिखेगा पेबल टू सी या पे टू सी, तो फिर ये हम किसको हम क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं। एंडोर्समेंट मतलब क्या है कि किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक पे साइन करके किसी और को पेबल बना देना, इसको हम सादा अल्फाज में क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं। यस, एंडोर्समेंट करने के बाद वो क्या कर देगा, इस इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर कर देगा। एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय एन एंडोर्समेंट ऑन इट एंड देन इट्स डिलीवरी, मतलब उस बी उसके पीछे साइन कर देगा, लिखेगा कि पे टू सी एंड फिर सी को डिलीवर कर देगा, तो ये अब क्या हो गया, फिर ये ट्रांसफर हो गया सी के पास, तो ये आपको क्या था, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था। अब बियर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक नाम मेंशन नहीं होता, जिस पर्सन के पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कर सकता है, उसको रिसीव कर सकता है। ए प्रोमिसरी नोट ऑफ बिल of exchange or check is payable to bearer if the following of the if either of the following two conditions if fulfilled, एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, अगर उसकी आपने क्या क्या स्ट्रक्चर ही ऐसा है जैसे कि हम यहाँ पर देखें, उन्होंने यहाँ पर नाम भी लिख दिया है कस्टमर का उसके ऊपर कि जिस बंदे को पैसे रिसीव होने हैं, लिया है मीन, और साथ में उन्होंने बियरर को काटा नहीं है, मतलब यह है कि इस चेक को पेमेंट ये बंदा खुद भी ले सकता है या जिस बंदे के पास ये चेक होगा वो भी क्या कर सकता है, इस पेमेंट को रिसीव कर सकता है। ये आपका क्या है, एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल या लास्ट इंडोर्समेंट मस्ट बी इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। अब यहाँ पर क्या मतलब है, लेट सपोज, इसका मतलब ये है कि एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। हमारी एग्जांपल में ए ने क्या किया था, ए ने चेक इशू किया बी को, अब बी यहाँ पर क्या था, पेबल था, बी ने यहाँ पर क्या था, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, ये क्या था, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था जो किसको पे होना था, बी को पे होना था। अब बी क्या करता है, जस्ट एक इस चेक की बैक साइड पे सिर्फ अपना साइन कर देता है। लेट्स सपोज सी को छोड़ देते हैं, हमारी जो एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं, बी ने चेक इशू किया था सी को, यहाँ पर लिखा था पे टू सी, ठीक है जी। अब सी ने पैसे देने थे डी के, चौथी पार्टी के, अब सी डी को भी ये चेक ट्रांसफर कर सकता है। अब उसके पास दो ऑप्शन हैं, वो बिल्कुल सी की जिस तरह बी ने बैक पे साइन किया था और लिखा था पे टू सी, अब सिमिलरली सी भी क्या करेगा, उस चेक के उस साइन के नीचे क्या लिखेगा, बी पे टू डी और अपना साइन कर देगा। अब ये क्या हो गया, इंडोर्समेंट हो गई और डी को ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये पे टू डी जब उसने लिख दिया है तो ये अभी तक भी क्या है, एक क्या है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अगर सी सिर्फ साइन करता है और पे टू डी नहीं लिखता, ये हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लैक एंडोर्समेंट, कि जो बंदा जिस बंदे के नाम पर चेक था, जिसके पास राइट था आज पैसे रिसीव करने का, अगर वो बैक साइड पे अपने सिग्नेचर करके किसी ब्लैंक इंडोर्समेंट कर देता है, मतलब साइन साइन के साथ कुछ और लिखता नहीं है,
तो फिर उसको हम क्या कहते हैं कि वो बियरर इंस्ट्रूमेंट बन गया है। तो फिर ब्लैक साइन के बाद क्या होगा, अगर वो डी को दे देता है तो फिर डी इसका क्या होगा, होल्डर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये ब्लैक अगर इंडोर्समेंट हो गई है, ब्लैंक इंडोर्समेंट, अब यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, सी ने सिर्फ ये साइन कर दिया है कि उसने सी ने साइन किए हैं और डी को ट्रांसफर कर दिया है। अब उसके ऊपर उसने मेंशन नहीं किया कि पैसे डी निकलवाएगा या कौन निकलवाएगा। तो फिर उसके बाद जिस पर्सन के पास ये चेक होगा वो क्या करेगा, इससे पैसे विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि अब ये क्या बन गया है, बियरर इंस्ट्रूमेंट बन गया है। ए प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। जी क्यों नहीं हो सकता, अब देखते हैं, क्योंकि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, जिस पार्टी ने पेमेंट करनी होती है वो पार्टी बना रही होती है। ठीक है जी। तो जिस पार्टी ने पेमेंट करनी होती है अगर वो पार्टी बना रही है, तो वो साथ में क्या करती है, उसमें स्टार्ट में मेंशन भी करती है कि जनाब हाँ ये पैसे क्या करने हैं, मैंने सी को पे, ए कहती है कि मैंने क्या करने हैं, बी को पेमेंट करनी है, और बी क्या करता है, उस प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बी क्या करता है, फिर बाद में उसके ऊपर साइन करके उसको फर्दर इंडोर्स कर सकता है। फिर फर्स्ट टाइम आप किसी प्रोमिसरी नोट को क्या करते हैं, पेबल टू बियरर नहीं बना सकते, लेकिन जिस पार्टी के नाम पर आपने प्रोमिसरी नोट इशू किया है वो बाद में उस प्रोमिसरी नोट को क्या करेगा, ब्लैक इंडोर्समेंट के थ्रू बियर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। फिर आपको आता है बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जब आप जो बंदा इंस्ट्रूमेंट बना रहा हो, जो बंदा बना रहा होता है, वो क्या करता है पार्टी का नाम मेंशन करता है और कहता है कि जनाब इस डेट पे आपने मुझे पैसे देने हैं। तो फिर जब जब यहाँ पर ये टाइम इंस्ट्रूमेंट बन गया है तो फिर ये पेबल ऑन डिमांड हो भी नहीं सकता। तो ये आपकी क्या थी, दो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कि डिमांड इंस्ट्रूमेंट कौन 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 से हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड्स मीन द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड। मतलब क्या, जब आप चाहें जाकर पेमेंट ले सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि आपका चेक जो है वो क्या है, आपका डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ऑन डिमांड। ये भी ऑन डिमांड हो सकते हैं, लेकिन जो चेक है वो आपका क्या है, ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड है। इट इज एक्सप्रेस टू बी सो। अगर आप उस किसी बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन कर लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज अगर मैं इशू कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने मुझे पैसे देने हैं और जब भी मैं आपको कहूंगा आप मुझे उसी डेट पे क्या कर देंगे, उस पे पैसे दे देंगे। अब ये पेबल ऑन डिमांड हो गया है। अब जिस दिन जब मैं आप जैसे पार्टी एक्सेप्ट करेगी, सेकंड पार्टी, मैं उससे नेक्स्ट डे भी उनसे पैसे मांग सकता हूँ और एक साल बाद भी पैसे मांग सकता हूँ। ये आपका क्या है, पेबल ऑन डिमांड हो गया है। इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल एट साइट और प्रेजेंटमेंट और ऑन डिमांड। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, फिर आप क्या करेंगे, वो क्या हो जाएगा, पेबल ऑन डिमांड हो जाएगा। नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड। ना आप ये मेंशन करते हैं कि ये ऑन डिमांड है, लेकिन आप ये भी मेंशन नहीं करते कि आप कब पैसे आपने मुझे देने हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पेबल ऑन डिमांड बन जाएगा। द बिल और नोट एक्सेप्टेड और इंडोर्स्ड आफ्टर इट्स ओवर ड्यू। अगर आप मेच्योरिटी डेट के पास आप क्या करते हैं, इसको इंडोर्स कर देते हैं, तो फिर उसके बाद क्योंकि जब इसकी मेच्योरिटी डेट हो गई है, पेमेंट रिसीव करने की पेमेंट गुजर गई है, डेट गुजर गई है, फिर ये क्या होगी, पेबल ऑन डिमांड होगी। जब मैं चाहूंगा जाके क्या करूंगा, पेमेंट को क्लेम कर सकता हूँ। तो फिर आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, टाइम इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर स्पेसिफिक टाइम गिवन है कि आपने लेट्स सपोज 30 नवंबर को पेमेंट करनी है या 3 मंथ के बाद पेमेंट करनी है, तो ये आपका क्या होगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा। मतलब यह या आपने ईद वाले दिन पेमेंट करनी है या ईद के सेकंड दिन पेमेंट करनी है, ये आपका क्या हो गया, टाइम स्पेसिफिक, आपके क्या हो गया, टाइम इंस्ट्रूमेंट हो गया है। क्योंकि आपका जो चेक है वो तो टाइम इंस्ट्रूमेंट हो नहीं सकता, वो क्या है, पेबल ऑन डिमांड है। इसलिए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट एक्सप्रेस। ये टाइम इंस्ट्रूमेंट किस तरह से हो सकते हैं, जहां पर जब मेंशन हो इसके ऊपर कि आपने इस टाइम के बाद पेमेंट करनी है या इस डेट पे पेमेंट करनी है या इस डेट से 5 दिन के बाद आपने पेमेंट करनी है या किसी इवेंट के होने पे पेमेंट करनी है, जबकि वो इवेंट क्या होगा, सर्टन इवेंट होना चाहिए। जैसे कि किसी की डेथ एक सर्टेन इवेंट है, तो ये आप यहाँ पर किसी की डेथ पर पेमेंट कर सकते हैं कि जनाब आपने मुझे पैसे देने लगे, इस बंदे की डेथ पर आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। देयर कैन बी ए टाइम बिल, टाइम नोट। मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ऑन टाइम, कम टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो सकता है, प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, लेकिन चेक कभी भी क्या हो सकता है, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। ये क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड होता है, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है।
फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। ये काफ़ी आसान डेफिनेशंस हैं, अब इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ और आपको ये समझ भी आ जाएंगे। ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक विच इज मेड और ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड आल्सो मेड पेबल इन पाकिस्तान। ये एक पार्टी है, पार्टी ए, वो पाकिस्तान में रहती है, ठीक है जी। और पार्टी बी है, वो भी क्या रहती है, पाकिस्तान में रहती है। ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू किया और बी ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। जो ए ने प्रॉमिस किया कि मैंने बी को पेमेंट करनी है, वो कहाँ पर पेमेंट कर रहा है, पाकिस्तान में पेमेंट कर रहा है। या ए ने बी को चेक दिया और चेक पाकिस्तान में विड्रॉ हो रहा है, तो फिर यहाँ पर ये क्या है, आपका इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। इनलैंड, जिस लैंड पे आप रहते हैं दूसरी पार्टी भी कहाँ रह रही है, उसी लैंड पर रह रही है, तो आपका इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। या made or drawn in Pakistan upon any person resident in Pakistan, although it may be payable in a foreign country। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। पार्टी ए जो जिसने चेक इशू किया है वो भी पाकिस्तान में रहता है, जिसने चेक जिसके लिए इशू किया गया है वो भी पाकिस्तान में रहता है। अगर ये आपकी पेमेंट किसी दूसरे कंट्री में भी हो रही है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टीज कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो फिर ये क्या होगा, आपका इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। एंड इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रिमेन्स इनलैंड इवन इफ इट हैज बीन इंडोर्स्ड इन ए फॉरेन कंट्री। क्योंकि ये जब ये इनिशियली इस इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया था, बनाया गया था, तब ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट था। बाद में आप इंडोर्समेंट से किसी फॉरेन पार्टी को भी इंडोर्स कर सकते हैं, सॉरी, लेकिन फिर भी ये आपका क्या रहेगा, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट रहेगा। अब आपका नेक्स्ट है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इट इज डीम्ड टू बी ए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या थी आपकी हमारी आज की डिस्कशन थी जो हमने यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट की है।